तो सबसे पहले पीसीआर जिसका उद्देश्य क्या है, ये तकनीक किस लिए आ रही है काम में, इसका क्या उद्देश्य है या क्यों बनाएंगे। वांछित जीन का प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट। तो ध्यान देना है कि जो वांछित जीन है उसका क्या करना है, प्रवर्धन यदि करना है तो किस जरूरत पड़ेगी, किसकी, पीसीआर की। अब हमें जानना है कि टी का मतलब क्या रहेगा, सी का मतलब क्या रहेगा और आर का मतलब क्या रहेगा। पी का मतलब है पॉलीमरेज, जिसको अपन कहते हैं पॉलीमरेज। क्या होता है, एक शब्द को हम बिल्कुल बारीकी से समझ रहे हैं। तो पी का मतलब यहां पर है डीएनए पॉलीमरेज। एज लग गया, उच्चारित हो गया तो समझ में आ जाना चाहिए यह है एंजाइम। और एंजाइम है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। तो अपन को समझ में आ गया पॉलीमरेज क्या है। क्या पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। फिर समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, कि ये एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए की संरचनात्मक इकाई है। कौन, न्यूक्लियोटाइड। या फिर कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोसाइड समूह प्लस एक फॉस्फेट समूह के अणु मिलके किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। इसलिए एक न्यूक्लियोसाइड समूह और एक फॉस्फेट समूह मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का। फिर बात आई बेटा यहां पे सेन क्या है। सेन तो आप समझ गए होंगे कि एक कड़ी से आगे वाली कड़ी को जोड़े रखना, बीच में टूटना नहीं, श्रृंखला बनाए रखना, हाथ से हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही ये कह रहा है ऐसी प्रक्रिया जो एक के बाद एक कड़ी के रूप में जुड़ी रहे, बीच में टूटे नहीं, उसको बोलते हैं श्रृंखला। अब बात आई अभिक्रिया की, रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन आपको ध्यान है, हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो हुई पीसीआर के बारे में फुल फॉर्म या उसकी शब्दावली। फिर बात करते हैं बेटा हम यहाँ पे कि पीसीआर की खोज किसने की। तो ध्यान होना चाहिए कि पीसीआर की खोज करने वाला व्यक्ति कैरी मूलिस है। कौन है, कैरी मूलिस, जिसने 1983 के अंदर इसकी खोज की थी। किसकी, पीसीआर की। ध्यान रखिएगा आरबीएससी की बुक में कहीं 1989 भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर इसको 1983 में माना गया है कि कैरी मूलिस ने इसकी पीसीआर की क्या की थी, खोज की थी। बड़े गौर से समझिएगा, आसान से समझ में आ जाएगा, एक बार देखने से ही एमएससी मास्टर डिग्री तक याद रखोगे। तो ध्यान दीजिए कि इस तकनीकी को फोटोकॉपी तकनीकी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस तकनीकी को और क्या नाम दे दिया गया, फोटोकॉपी तकनीक कहा गया। अब ध्यान रहना चाहिए कि इसको फोटोकॉपी तकनीक क्यों कहा गया, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट ये क्या करता है, डीएनए की मल्टीप्लाई कॉपी को करने के लिए काम में लिया जाता है। यह तकनीकी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में डीएनए की क्या कर लेती है, प्रतिलिपियां या फोटोकॉपियां तैयार कर देती है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये बहुत कम समय में डीएनए की अधिक प्रतिलिपियां तैयार कर देती है। तब यहां क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन पीसीआर या रेप्लिकेशन, कि डिफरेंस बिटवीन पीसीआर एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में भी आप 11th में पढ़ते हैं कि डीएनए जो होता है वो एक टूट के दो डीएनए का क्या करता है, निर्माण करता है, बीच में रेप्लेट हो जाता है, दो टेम्पलेट जुड़ते हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। लेकिन अंतर यह है कि उससे केवल दो डीएनए ही बनते हैं एक डीएनए से। लेकिन पीसीआर के अंदर अपन कहें मिलियन की संख्या में डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार हो जाती है, वो भी बहुत ही कम समय में। यही दोनों के बीच में डिफरेंस या अंतर होता है। फिर बेटा देखिएगा कि यहां पर एक आता है कि यदि डीएनए का नमूना या सैंपल जब बहुत कम हो तब इस तकनीकी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान ही होगा यदि किसी ने कोई अपराध किया है, क्रिमिनल है, कोई क्राइम किया है, तो आपको ध्यान होगा पुलिस कस्टडी के अंदर उसके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। जब उसके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है तब आपको समझ में आना चाहिए सैंपल तो नमूना बहुत कम मात्रा में, कोई धब्बा मिल जाता है यदि खून का, तो उसको कलेक्ट किया जाता है। अब आपको ध्यान होगा उतने से धब्बे से जब हम कहते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि ये
किसने किया है, ये क्राइम किसने किया है, उसको जानने के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसका तो उतना ही उपयोग हो जाता है। उसके बाद में भी यदि सैंपल की जरूरत पड़े तो वो तो सैंपल हमारे पास में रह गए नहीं, लेकिन इस तकनीकी के माध्यम से उस सैंपल की हम बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार कर देते हैं ताकि क्राइम को कहीं से भी ढूंढा जा सके। तो इसलिए जब डीएनए के नमूना बहुत कम हो तब इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डीएनए की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सके। फिर ध्यान दें बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि मनुष्य की आरबीसी रेड ब्लड कार्पुल्स, लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स जो होती है उसमें आपको ध्यान ही होगा न्यूक्लियस नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पहले भी 11th में पढ़ चुके होंगे सेल बायोलॉजी के अंदर कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डीएनए कहां से होगा, तो हम कैसे डीएनए प्राप्त करेंगे। तब आपको ध्यान होगा ब्लड सैंपल के अंदर, मनुष्य के अंदर आरबीसी प्लेटलेट्स में जब डीएनए नहीं होता है तब आपको ध्यान होगा एक होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पुल्स कहते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त जो कणिकाएं होती है उनमें डीएनए कलेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान होगी कि डब्ल्यूबीसी इन आरबीसी और प्लेटलेट्स की तुलना में इसकी मात्रा ब्लड के अंदर बहुत कम होती है और डीएनए उसी के अंदर होता है। तो आपको ध्यान होगा कि उस डीएनए की पीसीआर के माध्यम से उस कलेक्शन को लेके हम बहुत अधिक मात्रा में डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपके सामने एक और अच्छा पॉइंट है, वो ये रहेगा कि जैसे आपको ध्यान होगा कि कोई पौधा है वो अभी आप समझ लीजिए कि लुप्त होने वाला है, विलुप्त होने के कगार पे है या विलुप्त होने जा रहा है, तब आपको ये लगता है कि इसकी जीन्स या इसका डीएनए हमें सुरक्षित रखना है ताकि आगे हमें इसके बारे में जानने के लिए कुछ मिल सके। तब हम कहते हैं कि उस प्लांट से डीएनए को कलेक्ट करके पीसीआर के माध्यम से बहुत अधिक सैंपल बना के उसको रखा जा सकता है ताकि भविष्य में उस पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है या उसे पुनः उत्पादित किया जा सके, उसके जीन से हम एम्प्लीफिकेशन कर सके। अब आपके पास इसमें ध्यान होगा आगे कि इस तकनीक के उपयोग होने वाले जो उपकरण, जो मशीनरी होती है उसको थर्मल साइक्लर कहते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, थर्मल साइक्लर क्या होता है। बात करते हैं हम थर्मल साइक्लर की तो आपको ध्यान होगा थर्मल, थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर, साइक्लर का मतलब साइक्लिक, का तापमान या टेम्परेचर को साइक्लिक वे में वेरी करता है कौन, ये मशीनरी। इसलिए इसको कहा गया है थर्मल साइक्लर कि तापमान को या टेम्परेचर को साइक्लिक वे में क्या करता है, वेरी करता है, तापमान को बढ़ाना और घटाने के साथ में काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसको एम्प्लीफिकेशन मशीन भी कहते हैं, प्रवर्धन मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये वांछित जीनों का क्या करता है, प्रवर्धन करता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट। फिर आगे ध्यान दे बेटा, इसके बारे में ये तो हुई बेसिक जानकारी। उसके बाद में हमारा पहला तो हुआ कि पीसीआर है क्या, उसके बाद में इस पीसीआर को काम में लेने के लिए, इसकी मैकेनिज्म को काम में लेने के लिए हमें कौन कौन से साधनों की जरूरत पड़ेगी, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दें, हमें जरूरत पड़ेगी टारगेट डीएनए की, और टारगेट डीएनए को बेटा मूल डीएनए भी कहते हैं। अब मूल डीएनए ध्यान दीजिए या टारगेट डीएनए क्या है, ऐसा डीएनए जिसके अंदर अपन क्या कहते हैं, अनुक्रम हो या सीक्वेंस हो, जिसे हमें क्या करना है, एम्प्लीफाइड करना या प्रवर्धन करना है। प्रवर्धन करने वाले सीक्वेंस जिस डीएनए के अंदर होते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है बेटा टारगेट डीएनए। तो हमारे पास में ये काम शुरू करने से पहले टारगेट डीएनए होना बेहद जरूरी है। फिर बेटा ध्यान दें, अगला स्टेप होता है प्राइमर। ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक केमिकल सिंथेसाइज्ड होता है, रासायनिक संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये डीएनए अनुक्रम के पूरक होते हैं। जो डीएनए जिसको हम काम में ले रहे हैं
उसकी जो सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उसके पूरक सीक्वेंस के जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइमर होते हैं, जो उसके टेम्पलेट के साथ में जुड़ते हैं। तो ये रासायनिक संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है जो डीएनए अनुक्रम के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कैसे, जैसे ये जान लीजिए कि ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो आप देखते हैं 5 प्राइम एंड छोर से 3 एंड प्राइम के हैं या 3 प्राइम एंड के हैं, और इधर से अपन कहे हैं 3 एंड प्राइम और इधर 5 एंड प्राइम। तो ये ध्यान दीजिए डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए के जो सीक्वेंस है उनका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके पूरक, जैसे मान लीजिए इसमें इधर एडेनाइन है तो सामने कौन सा होगा, इधर ए है तो सामने कौन हो जाएगा, टी। इधर सी है तो सामने वाले में जी, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। इसके सीक्वेंस के अपोजिट जो सीक्वेंस है वो किसमें होते हैं, प्राइमर में होते हैं। तो वो प्राइमर आके यहां पर क्या है, जुड़ जाते हैं। क्रम अनुक्रम जो होता है वो यहां जुड़ता है, तो ये एज क्या है, प्राइमर है जो फॉरवर्ड की ओर गमन कर रहा है। एक इसके रिवर्स में कार्य करता है, इधर जुड़ता है, ये भी क्या है, ये भी प्राइमर है। तो प्राइमर एक फॉरवर्ड एंड एक प्राइमर रिवर्स दिशा में कार्य करता है। एक प्राइमर फॉरवर्ड यूज जा रहा है, एक प्राइमर इस दिशा में जा रहा है रिवर्स दिशा में। तो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करता है। ये होते हैं प्राइमर्स जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट है, डीएनए सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस इसमें है, मतलब पूरक अनुक्रम इनमें पाए जाते हैं। और ये रासायनिक संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो होते हैं प्राइमर। तो अब ध्यान में बेटा, जहां 10 से 12 अपन कह रहे हैं, 8 से 10 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हीं को ही ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि प्राइमर अटैच टू 3 प्राइम एंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड। कहने का मतलब यह हुआ कि ये प्राइमर हमेशा दोनों स्ट्रैंड के किस ओर पर, 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है। ये विशेष रूप से ध्यान दें और यही क्वेश्चन बनता है कि प्राइमर हमेशा कौन से स्ट्रैंड पे जुड़ता है। तो 3 प्राइम एंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड पर ये जुड़ता है, वहीं से फिर आगे कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है डीएनटीपी। डीएनटीपी की बात करें तो डी मतलब डीऑक्सी, एन का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, टी का मतलब टाई एंड पी का मतलब है फॉस्फेट। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एंड टाई फॉस्फेट, जिसको अपन कहते हैं ये डीएनए की बिल्डिंग यूनिट्स होती है। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, ये हमें जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड्स से ही हमें जो अपन कहते हैं डीएनए मिलेगा, इसलिए इसको भी हमें पीसीआर को कार्य करने के लिए या मैकेनिज्म के लिए इसी की भी क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। फिर बेटा आता है थर्मोस्टेबल एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज, जो एक तरह से इस तापमान को हायर या हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, ऐसे स्टेबल रह सके, ऐसे थर्मोस्टेबल एंजाइम की जरूरत है। क्योंकि हमें उस मशीनरी को कार्य करने के लिए टेम्परेचर को हाई एंड लो, थर्मोसाइकिल जिसमें कहता है तापमान को बढ़ाना घटाना, तो इसमें टेम्परेचर घटता बढ़ता है, ऐसे स्टेबल्स एंजाइम की इसमें जरूरत रहेगी। तो वो 2 एंजाइम्स आपके सामने हैं, टैग पॉलीमरेज। मरेज का मतलब ये हुआ ये कौन है, एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स का सोर्स क्या है, ये कहां से प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। देन मोर देन जबरदस्त क्वेश्चन ये पूछा जाता है। लेकिन इसकी अपन कहें ये बैक्टीरिया कहां प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये गर्म झरने जमीन के नीचे जो अपन कहते हैं दबे हुए स्टेबल्स रहते हैं, या अपन कहते हैं गर्म स्थानों पर ये पाया जाता है। नाम से पता है कि ये कैसा एंजाइम्स है, थर्मोस्टेबल्स एंजाइम है, तापरोगी एंजाइम्स है। तो तापरागी एंजाइम्स कौन सा, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स है। फिर कहते हैं ये स्व टारगेट डीएनए,
ये कहां काम आता है? ये तब काम में लेते हैं जब डीएनए की मात्रा है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। टारगेट डीएनए का जो सैंपल्स होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हायर एजुकेशन में आप बात करें, जैसे आगे बढ़ेंगे, तब आपको ध्यान होगा यदि हमें लॉन्ग टारगेट डीएनए की जरूरत पड़े, हम लॉन्ग डीएनए टारगेट को काम में ले रहे हैं, ज्यादा डीएनए की मात्रा को काम लेके हम इसका एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं और उसकी प्रतिलिपियां तैयार कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कौन सा पॉलीमरेज काम में लेना पड़ेगा? पीएफयू बोलते हैं। इसकी प्राप्ति भी पायरोकोकस जो फ्यूसियोस बैक्टीरिया होता है जिससे प्राप्त की जाती है। अब जितने भी ये हम बात की है, जितने आवश्यक जो कंपोनेंट है, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम एक पीसीआर जो मशीन होती है उसके अंदर ऐसे डक्ट होते हैं, ऐसे वाल्स होते हैं और ऐसी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर इनको डाल के इन ट्यूब को इस पीसीआर मशीन के अंदर क्या कर देते हैं? रख दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना ये जरूरी है कि इन ट्यूब्स को कहां रखा जाता है? इन वाल्स में इस ट्यूब को रखा जाता है और निश्चित टेम्परेचर रख के इसको रखा जाता है। इसके बाद में अपन कहते हैं हमें रिएक्शन बफर की आवश्यकता भी यहाँ पर रहती है। इन सभी के हम पीसीआर में उपस्थित वाल्स में इस ट्यूब को रख देते हैं। तो ये तो आवश्यक साधन, ये थे हमारे सामान्य विशेषता, ये थे इसके उद्देश्य। अब रहेगा मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर कैसे कार्य करती है, किन 3 स्टेप में कार्य करती है, उसको पढ़ा जाएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पीसीआर की क्रियाविधि। तो हमें जाननी है कि पीसीआर की क्रियाविधि क्या होती है। तो पीसीआर की क्रियाविधि के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पदों के अंदर ये संपन्न होती है। तो पीसीआर की क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। एक होता है विकृतीकरण, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। विकृतीकरण, एनीलिंग और विस्तार, 3 पदों के नाम जान लीजिए, विकृतीकरण, एनीलिंग और विस्तार। तो विकृतीकरण, एनीलिंग और विस्तार 3 पदों के अंदर संपन्न होती है। 3 पदों के अंदर हम कह रहे हैं इन पदों को अच्छे से समझना है। पहले कहते हैं कि हम एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को लेते हैं, एक टारगेट डीएनए को लेते हैं। तो डीनेचुरेशन, विकृतीकरण के अंदर बात करें डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए जो टारगेट डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए जो टारगेट डीएनए है या आपके सामने है। पहला ही स्टेप है विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर हीट देके, उष्मा देके इस दोनों टेम्पलेट को अलग करना, दोनों रज्जुक को अलग करना, दोनों स्ट्रैंड को तोड़ना। इसमें किसको तोड़ना? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। लेकिन यहां पर बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जो हम इसको उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो हमें कितना टेम्परेचर रखना है? वो टेम्परेचर हमें 94 डिग्री सेल्सियस रखना है। 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। यहां पर नोटेट द पॉइंट कि इसको हम मैक्सिमम टाइम सेट कर लेना है, 1 मिनट तक ही इस क्रिया को इस टेम्परेचर पर रखना है। यदि किसी को लगे कि हम इसको ज्यादा टाइम के लिए रख लिया तो क्या होगा? बेटा यदि इसको ज्यादा टाइम के लिए रख दिया तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक हो ही रहे हैं, टूट तो रही रहे हैं, लेकिन यहां पर फॉस्फेट समूह भी टूटने लगेंगे जो हमें तोड़ने नहीं चाहिए, उनकी जरूरत है हमें। लेकिन इसको तोड़ने के लिए इतना ही टेम्परेचर और इतनी टाइमिंग की ही जरूरत है, तभी ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और यही क्रिया कहलाती है विकृतीकरण। तो देखिएगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जीसी रिच डीएनए ये क्या होता है? जीसी रिच डीएनए क्या होता है? जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, रिच डीएनए मतलब इनकी जो दक्षता कहते हैं संख्या होती है वो उनसे क्या हो? अधिक हो।
या फिर हम कहें ये ऐसा किसके अंदर होता है, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, और इसके लिए हमें टेम्परेचर की अधिक जरूरत पड़ती है इनको तोड़ने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा 80 इस डीएनए जिसमें 80 की संख्या अधिक होगी वो डीएनए किसमें होगा, वो होगा, आपको ध्यान है, यूकेरियोटिक में। और यूकेरियोटिक के अंदर इनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है। तो बेटा यहां ध्यान रखिएगा कि हमें इन दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये यहां से पहला स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड इससे क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन यहां बात ध्यान रखने योग्य है, ये तो अपन कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए, विकृतीकरण की क्रिया होगी। अब कौन सी क्रिया होगी, अब क्रिया होगी एनेलिंग की। एनेलिंग क्या होता है, एनेलिंग का मतलब यहां पर यह है कि टारगेट डीएनए के साथ प्राइमर के सीक्वेंस जुड़कर हाइब्रिडाइज करना क्या कहलाएगा, एनेलिंग कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए कि प्राइमर कहां जुड़ेगा, प्राइमर हमेशा आपको ध्यान रखना है कहां पर काम करेगा, 3 प्राइम एंड पे। तो ये 3 छोर पे काम करेगा, वो यहीं पर जुड़ेगा, भले इधर इधर हो या इस वाले छोर में, दोनों अपन कहते हैं स्ट्रैंड के एंड फॉर्म में, और वो भी कौन सी, 3 फ्रॉम एंड में होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, 54 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य ये क्रिया केवल 45 सेकंड ही होनी चाहिए, 45 सेकंड ही होती है। इस दौरान ये प्राइमर आके यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो ये कौन है, ये है प्राइमर। इसी तरीके से इधर भी आके जुड़ जाते हैं। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है कि प्राइमर हमेशा 2 दिशा में काम करते हैं, फॉरवर्ड एंड एक अपन कह रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करते हैं। जैसे ये रिवर्स में जा रहा है, ये फॉरवर्ड में जा रहा है, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये इस तरीके से आगे जाएगा। लेकिन ये प्राइमर यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर इनका क्या करना पड़ेगा, इनका विस्तार होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आरएनए प्राइमर के लिए, आरएनए प्राइमर की यहाँ जो आवश्यकता है, आरएनए प्राइमर के लिए हमें क्या चाहिएगा, यहां पर हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। बहुलीकरण के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी, और ये आरएनए प्राइमर के लिए आवश्यकता है। और एनेलिंग कहते किसे हैं, वापस कह रहा हूं कि प्राइमर को टारगेट डीएनए की सीक्वेंस के साथ में हाइब्रिडाइज करना ही क्या कहलाता है, एनेलिंग कहलाता है। और ये क्या है, ये आर प्राइमर है जो हम कह रहे हैं हमारे लिए यहाँ आवश्यक है। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी। अब अपन कह रहे हैं कि ये प्राइमर यहाँ पर एक्सटेंशन होंगे, इनका विस्तार होगा। अब आपको ध्यान रखना, जब इनका विस्तार होगा
तो ये प्राइमर यहाँ पर जैसे जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला ये आपको ध्यान है वर्दी कर रहा है इस साइड में रिवर्स में, तो ये 3 जो 4n है ये यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से सीक्वेंस में हाइब्रिडाइज हो जाएगा। एनेलिंग प्रक्रिया के बाद में इसकी एक्सटेंशन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। अब ये एक रज्जुक से पूरा 2 रज्जुक, पूरा एक डीएनए डबल स्ट्रैंड बना दिया है इसने। इसी तरीके से अपन कह रहे हैं जैसे यहां पर ये प्राइमर जुड़ा हुआ था 5 सोर्स से 3 एंड 4 पे, 3 एंड 4 से अब ये कह रहे हैं इस प्राइमर का भी एक्सटेंशन होगा, लेकिन एक्सटेंशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी और डीएनटीपी की। और डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा? टैग पॉलीमरेज की यहां पर जरूरत तो पड़ेगी। अब ये तीसरी प्रक्रिया जिसको एक्सटेंशन या विस्तार कहते हैं, इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 74 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर इसको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम? 2 मिनट का समय के लिए इसको सेट कर दिया जाएगा। 2 मिनट में इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे ये ऊपर पूरी हुई वैसे ही ये फॉरवर्ड भी यहां से बढ़ती हुई आगे आ जाएगी। इस तरीके से अपन कह रहे हैं ये जो एक डबल स्ट्रैंड था उससे ये 2 सिंगल अलग अलग स्ट्रैंड बन गए। इनसे अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ये भी स्ट्रैंड बन गया, ये भी बन गए, ये भी डबल स्ट्रैंड हो गया, ये भी डबल स्ट्रैंड हो गया। तो अपने पास में एक डीएनए था, इस एक डीएनए से 2 नए डीएनए तैयार हो गए, वो भी डबल स्ट्रैंड डीएनए तैयार हो गए। अब आपको ध्यान रखना इस तरीके से ये मैक्सिमम ये पीसीआर के 30 साइकिल तक ये क्रिया हो सकती है। इसके बाद अपन देखते हैं मशीन चलती रहेगी नहीं, ये 30 साइकिल मैक्सिमम एक समय में रेगुलर में पूर्ण करेगी। तो अपन कह रहे हैं इस तरीके से अपन यहां पर बात करें तो लगभग ये डबल स्ट्रैंड के रूप में 1 बिलियन 1 अरब की संख्या तक प्रतिलिपियां तैयार कर देती है। इस तरीके से अपन कह रहे हैं तो ये जो अपन कह रहे हैं 30 साइकिल मैक्सिमम 30 साइकिल तक ये क्रिया करेगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n होता है नंबर ऑफ पर साइकिल, नंबर ऑफ पर पीसीआर साइकिल, नंबर ऑफ पर पीसीआर साइकिल। मान लीजिए एक चक्र पूरा किया, ठीक है ना, या 2 चक्र पूरे किए, n बराबर 2 है तो कितने हो जाएंगे? 4 डीएनए का निर्माण हो जाएगा। यदि 2n की पावर की जगह आ जाएंगे, मान लो 4 आ गए, 4 चक्र पूरे किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 8 8 2 16। तो ये कितने डीएनए बन गए? 4 चक्र से 16 डीएनए तैयार हो गए। इस तरीके से ये फटाफट बहुत कम समय में अधिक प्रतिलिपियां तैयार कर सकती है और मैक्सिमम ये 30 साइकिल तक कार्य करती है। उसके बाद इसका एम्प्लीफिकेशन रुक जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम 1 अरब की संख्या तक ये प्रतिलिपियां तैयार कर सकती है।
तो ये तो हुआ पीसीआर की मैकेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा विकृतीकरण, एनालिसिस एंड विस्तार, एक्सटेंशन। इसमें समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, और इसमें कौन कौन जुड़ रहा है, कहां पर प्राइमर जुड़ रहा है, कहां डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड और इसके टेक्निकल पॉलीमरेज एंड डीएनटीपी जुड़ता है, फिर इससे कैसे विस्तार होता है, किस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए तैयार हो जाते हैं, मैक्सिमम 30 साइकिल तक ये कार्य करती है, और अरबों की संख्या तक ये प्रतिलिपि तैयार करती है। ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि यह क्रिया जो कॉपीज वाली होती है, इसको हम फोटोकॉपी भी कहते हैं, तो ये कॉपीज वाली जो क्रिया होती है इन विट्रो होती है, मतलब ये कोशिका से बाहर होती है, मशीनरी के अंदर होती है, लैब के अंदर होती है, इसलिए इनको इन विट्रो कहते हैं। यदि सेल के अंदर होती तो हम उसको इन विवो कहते हैं। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब है सेल से बाहर, तो ये बाहर लैब के अंदर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है इन विट्रो, सेल से बाहर। इन विवो होता तो हम कहते हैं सेल के अंदर, लेकिन ये इन विवो नहीं है, इन विट्रो है। फिर ध्यान दें बेटा, आगे आ जाता है पीसीआर की उपयोगिता, इंपोर्टेंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर का क्या उपयोग है, जिसके अंदर अपराध विज्ञान में आपको मैक्सिमम ध्यान ही होगा कि जितने सारे क्राइम होते हैं, इसमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कौन सी टेक्निक की जरूरत पड़ती है, पीसीआर की। अनुसंधान उद्देश्य के लिए, रिसर्च कार्य करने के लिए हमें इस टेक्निक की जरूरत तो पड़ती है, ताकि अधिक डीएनए की प्रतिलिपि तैयार करके हम उसके बारे में जान सकते हैं। आणविक मानचित्र के लिए, मॉलिक्यूलर मैप के लिए इसकी टेक्निक की उपयोगिता की जाती है। जीनों के संरचना के बारे में, डीएनए की भू आकार की यदि अध्ययन करना हो तो इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक जो रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इन रोगों के अध्ययन के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, पहचान हेतु इस पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है। पटवारी के अंदर सुनाया था इसका। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन थेरेपी के एक्सपेरिमेंट में, मतलब है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी और जीन थेरेपी जैसे प्रयोगों के अंदर भी इस पीसीआर की उपयोगिता है। तो बेटा ये थी पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो आप 12 से लेके एमएससी तक जाओगे उतना मैटर आपको क्लियर करवा दिया गया है। कोई भी नीट का एग्जाम हो, कहीं भी हो, इससे बाहर जाने के चांस बिल्कुल नील बराबर है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ताकि उसका आपको जवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप निश्चिंत रूप से पढ़ते रहिए, आपको समय समय पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ये 12th के सिलेबस में भी है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी है, नीट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के भी ये टेक्निक सिलेबस में दी गई है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी तरीके की टेक्निक आएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा मैक्सिमम कि आपके अच्छे से अच्छे बेसिक से बेसिक क्लियर करा के हर टॉपिक को क्लियर कराऊं, ताकि आपको ये वीडियो सक्सेस हो, आपके लिए महत्वपूर्ण बने। तो थैंक यू सो मच।